नमस्कार सभी को। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था मैग्नेटिक फोकसिंग जो है उसके बारे में, चुंबकीय फोकसन के बारे में, और उसका एक अनुप्रयोग हमने पढ़ा था साइक्लोट्रॉन, जो कल हमने पढ़ा था। साइक्लोट्रॉन के अंदर मैग्नेटिक फोकसिंग जो होता है, चुंबकीय फोकसन, उसकी सहायता से चार्ज पार्टिकल को जो है एक पर्टिकुलर पाथ में घुमाकर एस्लेट किया जाता है और उसको फिर बाहर एस्लेटर में से बाहर निकालकर उसका उपयोग किया जाता है। ठीक है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर एक दूसरा एक अरेंजमेंट है जिसकी सहायता से हम जो है किसी भी धन आवेशित कण का द्रव्यमान ज्ञात करते हैं। और ये जो अरेंजमेंट है, ठीक है, ये बेस्ड होता है मैग्नेटिक फोकसिंग के ऊपर, चुंबकीय फोकसन के ऊपर ही आधारित है। मतलब इसके अंदर चुंबकीय फोकसन विधि का उपयोग किया जाता है। तो टॉपिक अपना है बेन ब्रिज द्रव्यमान स्पेक्ट्रम लेखी। ठीक है, एक स्पेक्ट्रोग्राफी इंस्ट्रूमेंट है ये। ठीक है, बेन ब्रिज जो है नाम के वैज्ञानिक ने जो है इस स्पेक्ट्रोग्राफ इंस्ट्रूमेंट को बनाया था सबसे पहले। और ये जो स्पेक्ट्रोग्राफी इंस्ट्रूमेंट जो है, पूरा सेटअप है, ये काम क्या आता है, ये जो है धनावेशित कणों के द्रव्यमान ज्ञात करने के काम आता है। ठीक है, जितने भी धनावेशित पार्टिकल्स होते हैं, कण होते हैं, उनका द्रव्यमान जो मास है वो डिटरमाइन करने के काम आता है ये अरेंजमेंट। मास स्पेक्ट्रोग्राफी है, मतलब मास जो द्रव्यमान होता है उसको, उसका एक स्पेक्ट्रम बनाता है और जिसकी सहायता से हम उस पार्टिकल का मास ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, स्पेक्ट्रोग्राफी का सिंपल सा मतलब है किसी भी पर्टिकुलर फिजिकल पैरामीटर को मापना। और यह मास स्पेक्ट्रोग्राफी है, मतलब मास को मापने वाला एक इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, बेन ब्रिज नाम के वैज्ञानिक ने बनाया था, इसलिए इसका नाम जो है बेन ब्रिज मास स्पेक्ट्रोग्राफी है। ठीक है, अब देखना, ये पूरा एक अरेंजमेंट है इस इंस्ट्रूमेंट का, मास स्पेक्ट्रोग्राफी का। ठीक है, इसके अंदर सिंपल सा है, ये एक ऐसा जो है इंस्ट्रूमेंटल अरेंजमेंट है। ठीक है, एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से धनावेशित कणों का द्रव्यमान, ठीक है, मास, और एक और चीज होता है Q बाय एम, ठीक है, या M बाय Q, इसको तो हम बोलते हैं मास, द्रव्यमान है। ठीक है, और ये होता है विशिष्ट द्रव्यमान। ठीक है, द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हैं और विशिष्ट द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हैं, मतलब किसी पर्टिकुलर चार्ज के रिस्पेक्ट में मास ज्ञात कर सकते हैं उस पार्टिकल का। ठीक है, एक और राशि होती है Q बाय एम, जिसको हम विशिष्ट आवेश कहते हैं। क्या कहते हैं? विशिष्ट आवेश कहते हैं। तो ये चीजें हम ज्ञात कर सकते हैं। मतलब कहने का मतलब सिंपल सा यही है कि हम इसकी सहायता से किसी आवेशित कण का द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हैं, द्रव्यमान और आवेश का अनुपात ज्ञात कर सकते हैं, या फिर आवेश बटावा द्रव्यमान का अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब देखना इस अरेंजमेंट के अंदर होता क्या है। सबसे पहले यहां पर एक ये निम्न दाब की विसर्जन नलिका है। ठीक है, लो प्रेशर के ऊपर एक डिफ्यूजन ट्यूब होती है ये, जिसके अंदर नियोन गैस भरी होती है। कौन सी गैस भरी हुई है? यहाँ पे नियोन गैस भरी हुई है। ठीक है, नियोन गैस भरी हुई है। अब इस नियोन गैस को डिसइंटीग्रेट किया जाता है। ठीक है, मतलब विघटित किया जाता है। और उसको विघटित जो है कैसे करते हैं, तो यहाँ पर इस चेंबर के अंदर दो इलेक्ट्रोड लगे होते हैं, एक कैथोड होता है और दूसरी तरफ एक एनोड लगा होता है। ठीक है, कैथोड और एनोड, मतलब एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड लगे होते हैं। और इन इलेक्ट्रोडों के ऊपर उच्च वोल्टता आरोपित की जाती है, प्लस और माइनस, जिससे क्या होता है, अंदर भरी हुई गैस का आयनीकरण होता है। मतलब जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, जो एटम्स होते हैं गैस के, उनके अंदर से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं। तो होता क्या है, इलेक्ट्रॉन सेपरेट हो जाएंगे और पॉजिटिव आयन जो है वो सेपरेट हो जाएंगे। फिर इलेक्ट्रॉनों को जो है किसी एब्जॉर्बर प्लेट की सहायता से अंदर ही अवशोषित कर लिया जाता है। और अंदर क्या बच जाता है? सिर्फ धन आवेशित कण, जो पार्टिकल्स होते हैं, वो बच जाते हैं। अब इन धन आवेशित कणों को बाहर निकाला जाता है यहाँ पे। ठीक है, बाहर निकाल के यहाँ पे एक स्लिट लगा देते हैं, ये कुछ इस प्रकार की। ठीक है, और इस स्लिट से
इन धन आवेशित कणों की जो किरण है, बीम है, उनको गुजारा जाता है, जिससे क्या होगा, बहुत सारे अलग अलग डायरेक्शन में जो जा रहे हैं वो एक सिंगल पाथ के अंदर गति करते हुए आगे बढ़ेंगे। ये धन आवेशित किरण जो है, धन आयन की किरण बीम के रूप में धन आयन, पॉजिटिव आयन बाहर निकल रहे हैं। स्लिट से निकालने से इनकी जो पाथ है वो और नैरो हो जाएगा, संकीर्ण बीम के रूप में ये आगे बढ़ेंगे। उसके बाद इन्हें हम एक अरेंजमेंट से गुजार रहे हैं, जो अरेंजमेंट है वेग वर्णकारी व्यवस्था, वेलोसिटी सेलेक्टर अरेंजमेंट, जिसको हम पहले पढ़ चुके हैं। एक ऐसा अरेंजमेंट होता है जिसकी सहायता से हम एक पर्टिकुलर वेलोसिटी के पार्टिकल को ही जो है आगे की तरफ जो है पास करवा सकते हैं। ठीक है, तो एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है अंदर। ठीक है, परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक और परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड है, ये अंदर की तरफ क्रॉस लगा रखे हमने। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है। इस अरेंजमेंट में से जब चार्ज पार्टिकल पास होते हैं तो किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी के पार्टिकल ही पास होते हैं, मतलब एक बीम के रूप में आगे निकल जाते हैं। ठीक है, और हमने पढ़ा था ये v बराबर E बाय बी का ये जो शर्त है, इस शर्त का पालन करने वाले चार्ज पार्टिकल ही आगे जा पाते हैं। ठीक है, बाकी जो अलग अलग वेलोसिटी के हैं, ठीक है, या कम या ज्यादा वेलोसिटी के जो पार्टिकल होते हैं वो यहाँ पे अवशोषित हो जाते हैं प्लेट के ऊपर। तो हमें यहाँ से जो है एक निश्चित वेग के धन आवेशित कणों की एक बीम प्राप्त होगी, जिनको हम फिर आगे भेज देते हैं। ठीक है, अब देखना, उसके बाद ये जो हमको बीम प्राप्त हो रही है, उस बीम को हमने एक चेंबर के अंदर भेजा है। ठीक है, और इस चेंबर के अंदर हमने चुंबकीय क्षेत्र लगा रखा है, और ये चुंबकीय क्षेत्र लंबवत है, क्रॉस लगा रखे हमने, मतलब परपेंडिकुलर अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है। मतलब मान लो इधर नॉर्थ पोल है, उधर एस पोल है, तो नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन अंदर की तरफ पास हो रही है। ठीक है, इस फील्ड के अंदर जो है ये धन आवेशित आयन का जो बीम है वो प्रवेश करता है इस चुंबकीय क्षेत्र के अंदर। तो अब क्या होगा, देखो, जब भी लंबवत चुंबकीय क्षेत्र के अंदर आवेश गति करता है तो उसके आवेश की गति का पथ कैसा हो जाता है, वृत्ताकार हो जाता है। इसलिए जैसे ये धन आवेशित कणों का बीम अंदर प्रवेश करता है, ये एक वृत्ताकार पथ का अनुसरण करता हुआ यहाँ पर एक फोटोग्राफी प्लेट लगी हुई है, वहां पे जाके टकराता है, और जैसे यहाँ पे टकराएगा तो एक स्पॉट बन जाएगा। ठीक है, कुल मिला के एक स्पार्किंग होगी। ठीक है, चमक उत्पन्न होगी, जिसको डिटेक्ट कर लिया जाता है। ठीक है, तो वही स्पेक्ट्रोग्राफी के अंदर होता है, चार्ज पार्टिकल को फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर डिटेक्ट किया जाता है। जब स्पार्किंग होती है तो पता चलता है कि कोई चार्ज पार्टिकल आके वहां पे टकराया है। तो कुछ इस प्रकार से अलग अलग जगह पे स्पॉट बनते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि चार्ज पार्टिकल जो है सर्कुलर पाथ का अनुसरण करता हुआ यहाँ पे आके जो है टकराया है फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर। ठीक है, तो कोई पार्टिकल जो है वो कुछ इस तरह से अर्धवृत्त का अनुसरण करता हुआ यहाँ पे टकराता है, कोई पार्टिकल का बीम है वो इधर टकरा रहा है। ऐसे अलग अलग पाथ के ऊपर ये पार्टिकल जो है वो जो है डिटेक्ट किए जा रहे हैं, और यहाँ पे अर्धवृत्ताकार पथ बन रहा है, मतलब यहाँ पे मैग्नेटिक फोकसिंग हो रही है। चुंबकीय फोकसन में क्या करते हैं, आवेशित कणों के बीम को किसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर फोकस करवा देते हैं। ठीक है, वृत्ताकार पथ का अनुसरण तो करता ही है, अब यहाँ पे अर्धवृत्त ही बना और इनको रोक लिया गया है। ठीक है, तो ये पूरी मैकेनिज्म होती है। अब देखना, ये तो काम कैसे करता है वो हो गया। अब हम इस इंस्ट्रूमेंटल अरेंजमेंट की सहायता से द्रव्यमान ज्ञात करते हैं। क्या ज्ञात करते हैं, द्रव्यमान। तो कैसे द्रव्यमान निकलेगा वो देखना आप। देखना इधर, सबसे पहले यहाँ पे ये जो धन आवेशित कणों का बीम लंबवत चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है। ठीक है, तो एक वृत्ताकार पथ का अनुसरण कर रहा है वो, और वृत्ताकार पथ में गति के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल जो होता है mv²/r, वो इसे कहाँ से प्राप्त होता है, वो इसे चुंबकीय क्षेत्र के अंदर जो चुंबकीय बल कार्य कर रहा है वहां से प्राप्त होता है। ठीक है, जिसको हम लिखते हैं F = QVB। ठीक है, और B जो है यहाँ पे देखो, एक मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे है, एक मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे है, यहाँ पे जो है उसको हम B0 मान लेते हैं। ठीक है, एक कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड हमने लगा रखा है, तो ये B0
नाम दे दिया इसको, v से v कट गया, ठीक है। r का मान यदि हम यहां से निकालना चाहें तो r बराबर क्या हो गया, एम वी अपॉन क्यू बी नॉट। ये जो है त्रिज्या आ गई, क्या आ गई, त्रिज्या। इस धन आवेशित किरण बिंब के द्वारा जो वृत्ताकार पथ का अनुसरण किया गया है उसकी त्रिज्या, मान लो कि ये रहा सेंटर, ठीक है। तो यहां से लगाकर यहां तक की जो दूरी है वो रेडियस कहलाएगी इसकी r1। अब उस सेकंड वाले पाथ के लिए रेडियस कुछ अलग है, वो थोड़ी बड़ी है, त्रिज्या r2 हो जाएगी, ठीक है। अब भी हम मान लेते हैं कि किसी एक ही पॉइंट के ऊपर फोकस हो रहा है, तो हमने इन जनरल ये फॉर्मूला निकाल दिया रेडियस का, r बराबर एम वी अपॉन क्यू बी नॉट, ठीक है। अब देखना यहाँ पे जो वेलोसिटी है, वो बीम की जो वेलोसिटी है वो हमें कहाँ से प्राप्त हो रही है, वेलोसिटी सेलेक्टर से। और वेलोसिटी सेलेक्टर के अंदर हम जानते हैं v बराबर क्या होता है, e अपॉन बी होता है। तो हम लिख सकते हैं, ठीक है, चूंकि v बराबर क्या होता है, e अपॉन बी, तो ये यूज हम कर लेंगे इसके अंदर। तो r का मान हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, देखो m, v की जगह क्या लिख देंगे, e अपॉन बी, तो जगह क्यू बी नॉट इंटू बी। ये त्रिज्या का हमको फॉर्मूला प्राप्त हो गया, रेडियस का एक हमको फॉर्मूला जो है यहाँ पे प्राप्त हो गया, ठीक है। अब दूसरी चीज, अब देखना यहाँ पे एक और चीज है। अब देखना ये यहाँ से स्लिट से लगाकर जहां पे धन आयन स्पॉट बना रहा है, फोकस हो रहा है, वहां तक की दूरी को हम क्या मान रहे हैं, पहले वाले के लिए मान रहे हैं x, दूसरे वाले के लिए मान रहे हैं x2, ठीक है। इन जनरल हम मान लेते हैं स्लिट से इसकी जो दूरी है वो कितनी है, x है। तो x को हम क्या लिख सकते हैं, r प्लस r, 2r लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये जो है इस प्रकार से, कोई मान लो यहाँ पे स्पॉट बन रहा है, ठीक है, यहाँ पे स्पॉट बन रहा है इधर, ठीक है। टोटल दूरी कितनी होगी, 2.5 मीटर के बराबर। उस 2.5 मीटर को हम क्या लिख सकते हैं, 2r लिख सकते हैं, अगर ये ओरिजिन है तो, ठीक है। और उसको हम क्या मान रहे हैं, इन जनरल x मान लेते हैं, ठीक है। क्या मान लिया, x, तो हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू क्या है, 2r। मतलब ये जो स्लिट से उस स्पॉट की जो दूरी x क्या है, स्लिट से स्पॉट की दूरी, ठीक है, स्पॉट की स्लिट से दूरी है, ठीक है। तो x इज इक्वल टू हम 2r लिख सकते हैं, तो लिख देंगे हम x इज इक्वल टू 2r। तो यहां से हमें क्या प्राप्त होगा, देखना x इज इक्वल टू 2r लिख दिया हमने, ठीक है। तो अब r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, r इज इक्वल टू x बाय 2 हो जाएगा, ठीक है। तो r की जगह ये मान रख दो, तो क्या मिलेगा हमको, देखना इधर, तो हमें मिल जाएगा x बाय 2 इज इक्वल टू एम ई अपॉन क्यू बी नॉट बी, ठीक है। या फिर यहाँ से हम द्रव्यमान ज्ञात करना है हमको, तो हम यहाँ से द्रव्यमान ज्ञात करेंगे, तो m बराबर, देखना इधर, m बराबर क्या मिल जाएगा हमको, m बराबर क्यू बी नॉट बी इंटू एक्स अपॉन 2 टाइम्स ऑफ e, m तो वहीं रहेगा, ठीक है। तो यहां से हमने जो है द्रव्यमान ज्ञात कर लिया है, ठीक है। ये क्या हो गया, द्रव्यमान, किसका द्रव्यमान, उस धन आवेशित कण का द्रव्यमान हमने ज्ञात करा है। अब देखना इधर, Q जो है कांस्टेंट है, कोई चार्ज पार्टिकल है, धन आयन है, ठीक है, प्रोटॉन है, तो उसका चार्ज जो है कांस्टेंट है, ठीक है, अगर प्रोटॉन लिया है तो। बी नॉट, यहाँ पे जो कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड लगा रखा है कांस्टेंट है। बी वेलोसिटी सेलेक्टर के अंदर जो लगा रखा है मैग्नेटिक फील्ड वो भी कांस्टेंट है। 2 कांस्टेंट, ई इलेक्ट्रिक फील्ड जो लगा रखा है वो भी क्या है, कांस्टेंट है। तो x जो है वो चेंज हो सकता है, ठीक है। यदि x कांस्टेंट है, यानी कि एक ही स्पॉट मिल रहा है, तो मास भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा, मतलब पर्टिकुलर चार्ज पार्टिकल का मास कांस्टेंट होगा। लेकिन यहाँ पर प्रैक्टिकली देखा गया कि ये जो x था वो कांस्टेंट नहीं था, ये वेरिएबल था। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक स्पॉट नहीं बन रहा था, यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसे कितने भी स्पॉट बन सकते हैं, बहुत एक से ज्यादा स्पॉट बन रहे थे, ठीक है। हो सकता है एक और स्पॉट यहाँ पे बन रहा हो। इसका मतलब क्या है, सबका x1, किसी का x2, किसी का x3, मतलब x का मान क्या हो रहा है,
चेंज हो रहा है। तो हम कह सकते हैं जो m है वो डिपेंड कर रहा है x के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? x के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे स्पॉट बन रहे थे, इसका मतलब ये हुआ, ठीक है, x m के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ठीक है, या फिर ऐसा लिख सकते हैं x m के समानुपाती है। अब x का मान परिवर्तनशील है, इसका मतलब द्रव्यमान भी क्या होगा? अलग अलग। यदि यहाँ पे जो स्पॉट बन रहा है, ठीक है, उसका x कम है, तो उस जगह पे आने वाले धन आयन का द्रव्यमान भी क्या होगा? कम होगा। ठीक है, तो x कम होगा तो मास भी क्या होगा? कम होगा। इससे दूर यहाँ पे अगर स्पॉट बन रहा है तो x बढ़ गया, तो x बढ़ जाएगा तो मास भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अब देखना, यहाँ से एक ही पदार्थ के आयन बाहर निकल रहे थे, ठीक है, एक ही पदार्थ के धन आवेशित आयन बाहर निकल रहे थे, और यहाँ पे हमें पता चला अलग अलग स्पॉट बन रहा है। इसका मतलब उनका सबका द्रव्यमान क्या आ रहा है? अलग अलग। इसका मतलब क्या हुआ? एक ही पदार्थ के परमाणु है, लेकिन एक ही तत्व के परमाणु है, लेकिन उनका द्रव्यमान क्या है? अलग अलग है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो यहाँ पे धन आयन टकरा रहे हैं वो आइसोटोप्स है। क्या है? आइसोटोप्स, जिनको हम क्या कहते हैं? जिनको हम समस्थानिक कहते हैं। क्या कहते हैं? समस्थानिक आइसोटोप्स। ठीक है, आइसोटोप्स किन्हें कहते हैं? जिनका परमाणु क्रमांक तो समान होता है, लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या होती है? अलग अलग। ठीक है, कुछ इस प्रकार से हम इनको लिखते हैं, जैसे कि एक्स जेड m1, ठीक है, एक्स जेड m2, एक्स जेड m3, ऐसे पार्टिकल प्राप्त हो रहे थे। मतलब जिनका परमाणु क्रमांक तो समान है, एक ही तत्व के आयन है, लेकिन द्रव्यमान क्या प्राप्त हो रहा है? सबका अलग अलग। क्यों? क्योंकि अलग अलग जगह पे वो स्पॉट दे रहे हैं, इसका मतलब मास उनका अलग अलग है। ठीक है, तो इसकी सहायता से हम किसी भी तत्व के जो अलग अलग समस्थानिक है, ठीक है, जो आयन है, उनका द्रव्यमान हम इस सूत्र की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो मास हम उस धनावेशित कण का ज्ञात कर सकते हैं। क्या चाहिएगा हमको? आवेश तो हमें पता होगा, ठीक है, जो भी तत्व होगा उसके हिसाब से। बी कांस्टेंट है, बी नॉट कांस्टेंट है, टू कांस्टेंट, ई कांस्टेंट, और एक्स का मापन हम यहाँ से स्लिट से जहाँ पे स्पॉट बनेगा वहां से स्केल की सहायता से या किसी इंस्ट्रूमेंट की सहायता से डिस्टेंस मेजर कर लेंगे। ठीक है, तो हम आसानी से यहाँ पे मास जो है, द्रव्यमान है, आवेशित कण का द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो एक बहुत ही अच्छी मेथड है जिसकी सहायता से हम धन आवेशित कणों का द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे आगे का टॉपिक। तो ये जो है एक इंस्ट्रूमेंटल अरेंजमेंट था, बेन ब्रिज द्रव्यमान स्पेक्ट्रम लिखी, जिसकी सहायता से हम धन आवेशित कणों का द्रव्यमान जो है वो ज्ञात कर सकते हैं, m का मान ज्ञात कर सकते हैं। दूसरी चीज, यहाँ से हम जो है q बाय एम भी निकाल सकते हैं। ठीक है, q ये रहा बाय m, तो q बाय एम को हम बोलते हैं विशिष्ट आवेश बोलते हैं। ठीक है, उसका मान भी हम ज्ञात कर सकते हैं। तो एक लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का बचा है, जिसे हम बीटाट्रॉन कहते हैं। साइक्लोट्रॉन होता है, जिस प्रकार से धन आवेशित कणों को त्वरित करने के काम आता है, ठीक उसी प्रकार से एक बीटाट्रॉन नाम का एक इंस्ट्रूमेंट होता है, जो कि ऋण आवेशित कण इलेक्ट्रॉन को त्वरित करने के काम आता है, जिसे हम कल पढ़ेंगे।